नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आप किताब खोल के पढ़ रहे होंगे। आप अपनी किताब में मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए, उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र बनने के बाद लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीकी ब्यौरा देखने पर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब हमारे सामने एक बात ये आती है निकल कर कि किन्हीं दो इलाकों के मध्य अंतर क्यों दिखाई देता है। हमेशा दो इलाकों के बीच में अंतर हमें कुछ मूलभूत कारणों की वजह से दिखाई देता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण उस इलाके की बसावट बदल जाती है। किसी राजा का शासन, पहले आप जानते होंगे, अब राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी शासन बदलता है, तो शासन के अनुरूप वहाँ की जनता भी बदल जाती है, वहाँ का वातावरण बदल जाता है, उस परिक्षेत्र का व्यवहार बदल जाता है। जैसे किसी राजतंत्र में एक राजा आज्ञा के बाद पूरा कार्य संपन्न होता है। लोकतंत्र में जनता का तंत्र होता है, वहाँ एक व्यवस्था अलग होती है, तो वहाँ पर आपको अलग माहौल देखने को मिलेगा। और कहाँ पर साम्राज्यवादी नीतियाँ होती है, या आप कह सकते हो समाजवादी सरकारें होती है, तो वहाँ पर आप देख सकते होंगे वहाँ की नीतियाँ अलग रहती होगी। अब इनकी बसावट पर निर्भर करता है कि कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ की जनसंख्या कम है, कहाँ की भूगोल वहाँ के लोगों के लिए अधिक उपयोगी है। देखो, मानव हमेशा एक निश्चित होता है कि मानव हमेशा दुख से सुख की ओर जाने का प्रयास हमेशा करता रहता है। वह अपनी सुविधाएं पहले देखता है और अपनी मजबूरियां बाद में, ठीक है। तो उस सुविधाओं के अनुसार वो आगे बढ़ता है। तो मान लो किसी क्षेत्र में कृषि प्रधान, पहले ज़माने में जो अर्थव्यवस्था थी वो खेती पर ज़्यादा निर्भर करती थी, तो जहाँ ऐसे क्षेत्र को ढूंढेगा जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्थाएं सुलभ हो, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ हो और मजदूरी सस्ती मिल जाए, तो उन क्षेत्रों की ओर व्यक्तियों का गमन होता था, ठीक है। इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे इस युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं। उनके इन सूचनाओं के संदर्भ का भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। अब इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनकी शब्दावलियों के बारे में पढ़ते हैं। नई और पुरानी शब्दावलियाँ, अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का साथ क्या क्या होता है। अब समय के साथ में सूचनाओं का संदर्भ बदला तो उनकी भाषा और उसके अर्थों में क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में कई तरह की भाषाएं मिलती है, जैसे अशोक के अभिलेख हमको ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। एक जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, एक दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बहुत भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अब आज हम पूरे भारत के रूप में भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा तथा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। आज हम ये सोचते हैं कि मुसलमानों का पूरे भारत पर कब्जा था, या जो उस समय के सुल्तान और उनका पूरे भारत क्षेत्र पर कब्जा था। नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। बहुत सारे जैसे दक्षिण भारत, मध्य भारत, जैसे अपन कह सकते हो राजस्थान, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में दूसरों का कब्जा था, दूसरे जो शासक थे उनका राज्य रहता था। तो ये इस चीज़ को समझना, उस समय का हिंदुस्तान पंजाब, हरियाणा था, गंगा के आसपास का क्षेत्र, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, उसी को उस समय के इतिहासकार हिंदुस्तान कहते हैं। उन्हीं का इतिहास वो लिखते हैं और बदलते रहते हैं, ठीक है।
उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में एक इलाके के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ इस युग के शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो को द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के लिए कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए जो आज हम जोड़ते। आज हिंदुस्तान को जिन अर्थों में हम जोड़ना चाहते हैं, उस हिंदुस्तान शब्द के साथ में जो इतिहास के वो नहीं जोड़ सकते। उसका परिक्षेत्र अलग है, हमारा परिक्षेत्र अलग है। जैसे अब राजस्थान के लोगों को, गुजरात के लोगों को उस परिक्षेत्र में जोड़ने जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। उसके समय का जो परिक्षेत्र था, आप अधिक से अधिक बिहार और आप उत्तर प्रदेश को जोड़ सकते हो। महाराष्ट्र वाले को कोई मतलब नहीं है, राजस्थान वाले को उस समय के हिंदुस्तान से कोई अर्थ नहीं रहता। ना ही तमिलनाडु वाले को अर्थ रहता है, न तेलंगाना वाले को रहता है। ना ही आप इसको समझ सकते हो कि उसके ऊपर का जो क्षेत्र था उनके लिए महत्वशील था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ है। आज जैसे कोई इतिहासकार आज के समय में हिंदुस्तान अर्थ लिख रहा है, तो आज के संदर्भ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे संपूर्ण भारत में भारत के लिए किया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, भारत के बाहर का व्यक्ति है। विदेशी शब्द को समझिए, विदेशी शब्द का अर्थ आज हमारे लिए क्या है, जो हमारे देश का नहीं है, जो भारत का निवासी नहीं है। परंतु मध्य युग में, अब जैसे मध्यकालीन या 15वीं शताब्दी के उसके आसपास के क्षेत्र में जाते हो, तो मानो किसी उस समय क्या होता था, मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति है जो उसके समाज या संस्कृति का अंग नहीं है, वह विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, परंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हो, जाति के हो, परंतु एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, आगे कल पढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।